मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। आज पहले कर लें कि अपन पाठ, फिर बाद में रह जाता है। पहले सूत्र से करना है, एक एक सूत्र सबको बोलना है। मैं नाम बोलती जाती हूँ, फटाफट से अपन पाठ कर लेंगे। आवाज कहाँ से आ रही है? ज्योतिष देवों का प्रकरण अपन ने शुरू किया था और कल अपन ने थोड़ा सा भवनवासी, हाँ अनुज बोलिए। मैम यहाँ पे लिखा है काल का विभाग इस ज्योतिष देवों के गमन के आधार पर होता है, इसका मतलब? काल का विभाग मतलब वो दिन रात वगैरह जो भेद होते हैं ना, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। ये जो दिन है कि रात है, ज्योतिष देवों के गमन के आधार पे, और भी मौसम वगैरह, ये जो काल मतलब काल में सारी बातें आती है। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल वाली बात नहीं है, लेकिन दिन रात को भी काल कहते हैं, टाइम जो कहते हैं किस हिसाब से अपन दिन, ये काल व्यवहार काल के भेद है ना। दिन दिन किसे कहना, रात किसे कहना, तो वो सारी चीजें इनके गमन के आधार पर ही डिसाइड होती है। जितना जितना अपनी समझ में आ सकता है उतना सरल सरल चीजें अपने समझेंगे। इसमें बहुत डिटेल भी है और दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है, तब भी जाके समझ में आ जाए तो आ जाए। ऐसी चीजें हैं, जितना अपने को समझ में आ सकेगा सरलता से उतना अपन देख लेंगे। मोटी मोटी बात, मोटी चीजें अपने को बात समझ में आ जाए उतना अपन देखेंगे। देखिए, पहले अपन अपनी पुस्तक में से पढ़ लेते हैं आज कि अपने इसमें क्या क्या बातें हैं, फिर उसके बाद में अपन जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो पढ़ेंगे। ये सूत्रों का पाठ अपन ने कर ही लिया है। ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। कौन से 5 प्रकार के हैं ज्योतिष देव? बोलिए आयुषी जी। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा। बढ़िया। ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं और ये निरंतर सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। क्यों देते हैं ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा? कोई बता सकते हैं? पूजन में आती है एक लाइन, किसी को ध्यान है? पंचमेरु की पूजन में आती है, किसी को ख्याल में आ रहा है? हाँ, किसी को ख्याल में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ, मधु बाकलीवाल भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए, बोल रहे हैं आप? देखिए, उसमें लाइन आती है, तीर्थंकरों के नभन जलते भये तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। ये सूरज चांद तारे क्यों चक्कर लगा रहे हैं मेरु पर्वतों के? क्योंकि तीर्थंकरों का नभन वहां पर हुआ था, और तीर्थंकरों का नभन हुआ था तो वो उससे इतने पवित्र हो गए, वो वैसे ही तीर्थ बन गए पंचमेरु। इसलिए सूरज चांद तारे उनके चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी ऐसी उपमाएं दी हैं पुराण आदि ग्रंथों में कि वो भगवान के नभन का जल, वो गंधोदक
गंधोदक का मतलब है सुगंधित जल, गंध उदक, सीधा शब्द अर्थ उसका अपन करें, गंध यानी सुगंध और उदक यानी जल। तो वो सुगंधित कैसे हो गया कि वो भगवान के स्पर्श मात्र से, भगवान का जो शरीर है, जन्म के अतिशयों में आता है तीर्थंकरों का शरीर अत्यंत सुगंधमय शरीर होता है जन्म से ही। तो वो उनका जो स्नान का जल है वो भी इतना सुगंधित और पवित्र होता है। और जैसे फूल की खुशबू से उसके चारों तरफ भंवरे मंडराते हैं, ऐसे उस भगवान के नमन के जल की सुगंध से ये सूरज चांद तारे ज्योतिष देव है ना, ये भंवरा बन के मंडराते रहते हैं मेरू पर्वत के चारों तरफ। ऐसी उपमाएं दी हैं, वो तो ऐसी ही उनकी नियति है। पर वो तारे भी मंडराते हैं क्या? तारे तो एक जगह ही रहते होंगे। नहीं, तारे भी घूमते हैं, तारे भी घूमते हैं। दोनों तरह के तारे होते हैं, स्थिर रहने वाले और घूमने वाले, लेकिन स्थिर रहने वाले बहुत कम संख्या में होते हैं, बाकी सब घूमते हैं। जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं सब ये बराबर घूमते रहते हैं। बस कुछ ध्रुव तारे होते हैं, वो बहुत कम संख्या में, उनकी संख्या अलग बताई गई है। बाकी सब ये ढाई द्वीप में जितने भी हैं वो सारे घूमते रहते हैं। ढाई द्वीप के बाहर वाले बहिरावस्थिता वो स्थित रहते हैं। आशा आंटी, आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हुआ। ये सिर्फ सुमेरु पर्वत के ही चारों ओर लगाते हैं या बाकी मेरुओं का क्या होता है? 4 मेरु जो बाकी हैं। देखिए, सुमेरु पर्वत का ही आता है कि सुमेरु पर्वत के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ जो वर्णन डिटेल में मिलता है वो जम्बूद्वीप का ही मिलता है, जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत पर। जो बाकी धातकी खंड वगैरह के हैं वो वहीं लगाने चाहिए। उधर भी तो मेरु पर्वत है ना, मैं और देख दो 4 मेरु पर्वत और भी तो हैं। और इसका डिटेल देख के फिर बताती हूँ आपको कि वो वहां वाले जो हैं वो वहीं लगाने चाहिए चक्कर, और यहाँ वाले हैं वो अपने यहाँ लगाने चाहिए। समझ में तो ऐसा ही आता है। बोलिए दीपिका जी। मेरा भी यही क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने लोअर कर दिया। ठीक। अभी अपन जो बात पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से जम्बूद्वीप की मुख्यता से, जम्बूद्वीप में किस तरह से क्या है, क्योंकि जितनी भी दूरी वगैरह अभी अपन बात करेंगे ना वो जम्बूद्वीप की मुख्यता से अपन बात करेंगे। और एक इतना सा अपन समझ लेंगे, बाकी की वो जितनी भी उनकी डिस्टेंस वगैरह जो होती हो यथा योग्य वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर ये ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं और इनके आवास, आवास मतलब इनके पोजीशन कहाँ पर है, किस जगह इनकी लोकेशन है, वो अपन ने देखी थी कि पृथ्वी से 790 योजन ऊपर। कोई बता सकते हैं मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या स्थित है पूरी जो 5 6? कांता आंटी बताएंगे? बोलिए कांता आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आंटी। 790 योजन पर तो तारा है। बढ़िया, और 10 योजन ऊपर सूर्य है। बहुत बढ़िया। और 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। बढ़िया। और 4 योजन ऊपर नक्षत्र है। बढ़िया। और उस 4 योजन ऊपर बुध है। और उससे 3 योजन ऊपर नक्षत्र है। और उसके 3 योजन ऊपर मंगल है, ये बृहस्पति है। और उससे 3 योजन ऊपर नक्षत्र नहीं, बृहस्पति है, मंगल, मंगल मंगल है। और 3 योजन ऊपर शनि है। बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए आपके लिए, हम सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनको याद नहीं है वो जरा देख लें कि हमें याद कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा। इस तरह से ये इनकी लोकेशन है कि पृथ्वी से यानी सबसे निकट, सबसे नीचे क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट है वो तारे। और फिर भी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 790 योजन, 790 योजन की ऊंचाई पर है तारे। फिर उनसे 10 योजन ऊपर यानी 800 योजन पर है सूर्य। फिर उससे 80 योजन ऊपर फिर है चंद्रमा। तो ये जो एक भ्रांति है कि सूर्य दूर है और चंद्रमा पास है पृथ्वी से, ये अपनी कल्पना उल्टी हो जाती है जो अपन ने आज तक पढ़ा है बचपन में। वास्तव में चंद्रमा यानी सूर्य नीचे है और चंद्रमा उसके ऊपर है, चंद्रमा अधिक दूर है। आशा आंटी कुछ पूछना है?
ये जब वहां ऊपर से जब इंद्र वगैरह भगवान को नीचे लेने आते हैं तो ये सुमेरु पर्वत पे जाते हैं तो आपस में वहां वो नहीं होता, कुछ इतने देव आते हैं नीचे, नहीं, वो देखो, हाथी वाथी आते देवों हैं। का तो वैक्रिक शरीर है, टकराने का काम ही नहीं है। और ये एक्चुअल में अभी अपन पढ़ेंगे आगे, सुमेरु पर्वत से कम जो पहला भी जो ज्योतिष विमान है, पहला से ये सुमेरु पर्वत है, तो पहला भी ज्योतिष देवों का जो विमान है वो 1121 योजन दूर सुमेरु पर्वत से, ये सुमेरु पर्वत है, यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए, ये सुमेरु पर्वत है। तो पहला जो ज्योतिष देवों का विमान है यहाँ 790 योजन है, ये समझ लीजिए, वो भी 1121 योजन दूर रह के प्रदक्षिणा देता है। ऐसा नहीं यही बगल में ही है, इतनी दूरी तो है ही, पहले विमान की भी, सबसे जो निकट वाला है उसकी भी। और उसके आगे आगे सूर्य तो बहुत दूर है, सूर्य तो बहुत आगे है। अपन वो सारी ये कुछ बातें अपन पढ़ेंगे, उसके नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी कि कहाँ कहाँ कितनी दूर है। अभी अपन अपनी बुक में आज जितनी बात है उतनी पढ़ लेते हैं, फिर आगे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अपन। बोलिए रश्मि जी। ये जो बताते हैं ना, हेलो, हाँ बोलिए। ये बताते हैं ना सूर्य में इतनी गर्मी रहती है तो फिर वो देव इतने रहते हैं, और चंद्रमा में इतनी ठंडक रहती है, तो फिर वो कैसे सिस्टम क्या होता है? ठीक है, देखिए सूर्य का ये विमान है, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं लेती हूँ प्रश्न, वरना फिर अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे कल की जैसे। पर इस प्रश्न की मैं आपको उत्तर दे देती हूँ। ये सूर्य का विमान, ये सूर्य है, कल अपन ने बात की थी, विमान है मतलब मकान है। जैसे एसी होता है अपना, एसी है, फ्रिज है, बाहर से बॉडी कैसी होती है इनकी, बाहर से इतनी गर्म होती है, एसी चल रहा हो तो बाहर तो वो गर्मी छोड़ता है, और फ्रिज अपना पड़ा रहता है, पीछे उसके हाथ लगा ले मशीन पे तो जल जाएगा हाथ। तो वो बाहर से तो गर्म है, लेकिन अंदर क्या है फ्रिज के अंदर, और एसी जहाँ लग रहा है अंदर कमरे में क्या है, वहां तो ठंडक ही है। ऐसे ही ये सूर्य का विमान है, इसके, ये पृथ्वी का एक विमान है। जितने भी ये ज्योतिष देवों के विमान हैं ये सब पृथ्वी कायिक हैं, पृथ्वी का एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं वो जो विमान बने हुए हैं। तो उन पृथ्वी कायिक जीवों के, ऐसे सूर्य विमान में जो पृथ्वी कायिक जीव हैं उनके उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में एक नाम है, प्रकृति का नाम है उद्योत नाम कर्म। उस उद्योत नाम कर्म का क्या काम होता है कि उसका काम ये होता है कि जिसकी प्रभा तो गर्म है, जिसकी किरणें तो गर्म है, लेकिन मूल में वो होता है ठंडा, अंदर से ठंडा है लेकिन बाहर फेंकता है गर्मी। जैसे कि एसी है, अंदर इधर तो गर्मी ठंडक देता है अंदर तो, और बाहर गर्मी फेंकता है। जैसे फ्रिज है, अंदर से ठंडा है और बाहर वो गर्मी देता है। तो ऐसे ही जो सूर्य का विमान है उसमें उद्योत नाम कर्म का, सॉरी आतप नाम कर्म का उदय है। उद्योत नहीं, सॉरी सही कर लेना आप लोग, आतप नाम कर्म का उदय है। मीनू दी का हैंड रेज हुआ तो मुझे समझ में आ गया कुछ गड़बड़ बोल गया है। आतप नाम कर्म का उदय है सूर्य के विमान में। उद्योत नाम कर्म का उदय होता है चंद्रमा के विमान में। तो सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय है, और उस आतप नाम कर्म के उदय का काम ही ये है कि जो मूल में तो ठंडा हो, मूल में मतलब अंदर से ठंडा हो, और बाहर उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो प्रभा है वो गर्म हो। तो ये सूर्य का विमान कल बताया था आपको, हाफ बॉल के जैसा है। ये ऊपर से तो फ्लैट है और नीचे से ऐसे हाफ बॉल जैसा है। तो जो बाहर से अपने को दिखता है ना राउंड वाला, यहाँ से इसकी किरणें गर्म है, लेकिन अंदर जो पूरा नगर है, पूरा देश है, वो विमान इतने बड़े बड़े हैं, पूरे पूरे उसमें देश हैं देवों के, वो सब अंदर बराबर पूरी ठंडक है। कोई समझ लीजिए एटमॉस्फेयर एकदम सही है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडक है, जैसा होना चाहिए अंदर पूरा वैसा है। चंद्रमा का जो विमान है, चंद्रमा का भी और बाकी जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं उन सब में उद्योत नाम कर्म का उदय है। उन सब में विमान में मतलब उन देवों के नहीं, आप ध्यान कर लेना, लिख भी लेना ये बात जो लोग लिख रहे हैं, उन देवों के आतप और उद्योत का नाम कर्म का उदय नहीं है। वो जो विमान जिनका बना हुआ है वो विमान है पृथ्वी का एक, उस पृथ्वी का एक जीवों के। तो सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है उनके आतप नाम कर्म का उदय है, और चंद्रमा और बाकी के जितने भी ज्योतिष देव हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, इन सबके जो विमान हैं उस विमानों में जो पृथ्वी का एक जीव है
उन पृथ्वी का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय होता है। ये इसमें तो शायद नहीं आएगा, आगे अपन कहीं पढ़ेंगे जब कर्मों वाला प्रकरण, वहां पर ये बात अपन पढ़ेंगे। अभी मेरे पास वो आगे वाला नहीं है। आगे 8वें अध्याय में आपकी पुस्तकों में होगा, वो 8वां अध्याय वहां कहीं लिखा होगा। अभी मेरी छोटी वाली है, मैं आपको पेज नंबर देख के बता दूंगी बाद में। बोलिए दीपिका जी और वर्षा भाभी। चंद्रमा में आतप का है या उद्योत है? चंद्रमा में उद्योत, सूर्य में आतप। आतप मतलब गर्मी। उद्योत है ना? हाँ। हाँ, आप बोले आतप। वर्षा भाभी बोलिए। और दूसरे नक्षत्रों में उसमें भी उद्योत होगा? उद्योत, उद्योत। वापस से बोल देती हूँ। सूर्य के विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय होता है। सूर्य के विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय होता है। उसके कारण 113 नंबर पेज पे है। हाँ, कौन सा पेज है मीनू दी? अध्याय के 3। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे। 393 पे है आतप और 394 पे है उद्योग। ठीक है, ठीक है। आपकी बुक जो है उनमें 393 और 394 पेज देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। फिर भी मैं बोल देती हूँ फिर से। सूर्य के विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो मूल में तो ठंडा, लेकिन उसकी प्रभा, उसकी किरणें गर्म होती है। और चंद्रमा और अन्य ज्योतिष देवों के जो विमान हैं, उनके विमानों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। उनके विमानों में स्थित पृथ्वी कायिक जीवों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो मूल में भी ठंडा और उनकी प्रभा किरणें भी ठंडी शीतल होती हैं। इसके अलावा भी उद्योत नाम कर्म जुगनू वगैरह में, पंचेंद्रिय जीवों में, औरों में भी होता है। अभी पर वो अपना टॉपिक नहीं है, उसकी बात अपन आगे करेंगे बाद में। तो ये तो आपका जो प्रश्न था उसकी बात हुई। अभी अपन यहाँ से पढ़ते हैं आगे। देखिए, तो ये जो गाथा दी है उससे नीचे से पढ़ रही हूँ मैं। अपना ज्योतिषियों के प्रकार, ये हेडिंग है, पेज नंबर है 186 नंबर पेज है, 4थे अध्याय में। इस पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर तारा है। ताराओं के 10 योजन ऊपर सूर्य है। सूर्य के 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा के 4 योजन ऊपर नक्षत्र, और नक्षत्रों के 4 योजन ऊपर बुध हैं। बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति से 3 योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि है। देखो, इसको याद करने की स्टाइल क्या है। तारा, सूर्य और चंद्रमा ये तो याद हो ही जाएंगे, हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से। अभी जो 3-3, 4-4 वाले हैं ना, तो शुरू के जो 2 हैं ग्रह जो भी हैं, वो उनमें 4-4 योजन का डिफरेंस है ना, 4-4 योजन का। तो 2 बार अपने को 4 योजन ध्यान रखना है। उसके बाद में 3-3 योजन है। तो पहले तो ये योजन का सिस्टम हो गया। अब उसके बाद में इनके नामों के क्रम याद कर लें कि चंद्रमा के बाद में नक्षत्र है, फिर सबसे पहले बुध, फिर बीच एक को छोड़ दो तो शुक्र पे पहुंच जाओ, फिर वो जिसको छोड़ा था उसको वापस ले आओ, फिर मंगल, और लास्ट में शनि तो एंड में है ही, तो शनि को एंड में कर दो। तो थोड़ा सा अपन ट्रिक, उसकी स्टाइल देख लें तो याद हो जाएगा तरीके से। चलिए, उक्त कथन आचार्य पूज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका के आधार से प्रस्तुत किया गया है। आचार्य अकलंक देव कृत राजवार्तिक में इससे कुछ हटकर बात है, जो इस प्रकार है। इस भूमि तल से 790 योजन ऊपर ज्योतिर्मंडल में सबसे नीचे तारागण, उससे 10 योजन ऊपर सूर्य, उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा, उससे 3 योजन ऊपर नक्षत्र, उससे 3 योजन ऊपर बुध, उससे 3 योजन ऊपर शुक्र, उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति, उससे 4 योजन ऊपर मंगल, और उससे 4 योजन ऊपर शनिश्चर हैं। इसी प्रकार का अंतर दोनों में उद्धृत गाथाओं में भी है। यहाँ एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है
कि जहां भी इस प्रकार का अंतर हमें दिखाई दिया है वहां हमने सर्वार सिद्धि के कथन को मुख्यता प्रदान कर उसका उल्लेख प्रमुख रूप से किया है। यहाँ इन्होंने दोनों प्रमाण दे दिए और फिर कह दिया हम सर्वार सिद्धि वाले को मुख्य मान रहे हैं। तो अपन भी याद करने में जो सर्वार सिद्धि वाला जो पिछले पेज पे दिया था 186 पेज पे जो दिया है वही अपने को याद करना है। फिर से सभी सुन लें, 186 पेज पे लास्ट में जो क्रम दिया है जितने जितने योजनों की दूरी बताई है वही अपने को याद करना है ताकि सबका एक सा हो जाए। बाकी ये भी प्रमाण है वो भी प्रमाण है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सिमिलैरिटी के हिसाब से एक अपने को याद करना है तो वो अपन एक याद कर रहे हैं। इस तरह 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिषी देव रहते हैं। ये 110 योजन कहाँ से आया? 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिषी देव रहते हैं, ये 110 योजन कहाँ से आया? आभा आंटी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। 790 से लेके 900 तक का जो डिस्टेंस है बढ़िया उस बढ़िया, 790 योजन से 900 योजन तक के बीच में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 900 में से 790 माइनस करेंगे तो ये 110 योजन का डिफरेंस आएगा। तो 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिषी देव रहते हैं और तिर्यक रूप से घनोदधि वात वलय तक फैले हुए हैं। तिर्यक मतलब ऐसे तिरछ, ऐसे तिर्यक का एक तो होता है नीचे नीचे, उनको कहा अधोअध है, एक होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ऐसे भी नहीं है, ऐसे फैले हुए हैं जितने भी ज्योतिषी देव हैं। ये 110 योजन की मोटाई बता दी, सबकी अपनी अपनी लोकेशन बता दी। जो जैसे सूर्य है, सूर्य 800 योजन की हाइट पर है, तो मध्यलोक में जितने भी सूर्य हैं वो सब 800 योजन की हाइट पे हैं, पर इस तरह से हैं। ये जम्बूद्वीप बीच में है तो जम्बूद्वीप वाला सूर्य है, फिर उसके बाद में लवण समुद्र वाले सूर्य, फिर धातकी खंड वाले सूर्य, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन रहेंगे सबकी हाइट कितनी है? जितने भी सूर्य हैं सभी सूर्यों की हाइट 800 योजन, जितने भी चंद्रमा है सभी चंद्रमाओं की हाइट 880 योजन। तो ऐसे तिर्यक रूप में इस तरह से कहाँ तक फैले हुए हैं? घनोदधि वात वलय के अंत तक, वहां तक, घनोदधि वात वलय तक। घनोदधि वात वलय कहाँ पर है? घनोदधि वात वलय कहाँ पर है? ये कहाँ से आया? बोलिए पूनम जी, घनोदधि वात वलय कहाँ है? अनम्यूट करिए। चलिए अनीता जी बोलिए, अनीता जी कोठारी। आकाश द्रव के 3 वात वाले हैं, तनु वात वाले, धनुदधि वात वाले, और चलिए बढ़िया, मैं नहीं कर पा रही एक्चुअली। हाँ ठीक है, बोलिए परिधि जी बोलिए। भाभी जो अपना 3 लोग जिसके आधार पे खड़ा है उसमें 3rd लेयर है, वो है 3rd लेयर है, मतलब जो अपने लिए फर्स्ट आती है। हाँ, और बाकी वहीं से बोलना है। फर्स्ट लेयर सबसे पहले घनोदधि वात वलय, फिर घन वात वलय, फिर तनु वात वलय। तो ये पूरे ज्योतिष देव कहाँ तक फैले हैं? घनोदधि वात वलय तक, यानी जो अपना पैरा, ये वात वलय कहाँ है? लोक के चारों तरफ, पूरा जो लोक है 3 लोक के चारों तरफ ये वात वलय है। हमने शुरू में ही पहले दिन ही पढ़ा था, ये लोक चारों तरफ से वात वलयों से घिरा हुआ है, 3 प्रकार के वात वलय हैं। तो ये मध्य लोक में, मध्य लोक जहाँ है अपना 3 लोक का जो मैप है ना, देखिए देखिए लोक का नक्शा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ये मध्य लोक है, ये मध्य लोक है, त्रस नाली में जो है ये मध्य लोक है। तो ये मध्य लोक में एक राजू बाय एक राजू की ये जो त्रस नाली है, इस एक राजू बाय एक राजू में 800 योजन पे सूर्य हैं,
तो 800 योजन की हाइट में कहाँ तक फैले हैं कि ये एक राजू के एंड के बाद में यहाँ जो ये वात वाले आएंगे, अब यहाँ क्या ये इधर दिख रहे हैं एक्चुअल में, अपन इस आगे वाले को देखते हैं, फ्रंट वाले को। तो ये यहाँ ये मध्यलोक है और ये वात वाले हैं, ग्रीन कलर का है घनोदधी वात वाले। तो ये घनोदधी वात वाले तक कि पूरे सूरज चांद तारे पूरे मध्यलोक में इधर भी और ऐसे डेप्थ में भी वो एक राजू तक इधर और इधर चारों तरफ इस तरह से वो घूमते हैं, पूरे त्रस नाली में इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ये 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिष देव रहते हैं और तिर्यक रूप से घनोदधी वात वलय तक फैले हैं। इनमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। कल हमने 100 इंद्रों की बात देखी थी। 100 इंद्र किस तरह से होते हैं? भवनवासियों के जो 10 भेद हैं उनमें 20 इंद्र और 20 ही प्रतीन्द्र, तो ऐसे भवनवासियों के 40 इंद्र। व्यंतरों के जो 8 भेद हैं उनमें 2-2 इंद्र हैं, तो 8 दूनी 16 इंद्र और 16 ही प्रतीन्द्र, ऐसे 32 इंद्र हो गए व्यंतरों के। और ज्योतिष देवों के 2 ही इंद्र, एक चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रतीन्द्र, ये ज्योतिष देवों के। और इसके अलावा जो कल्पवासी देव हैं, कल्पवासी देवों के 12 भेद उनके हैं और 12 भेद में 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र, ऐसे 24 इनके हुए और एक मनुष्यों का और एक तिर्यंचों का, ऐसे करके 100 इंद्र कल अपन ने देखे थे। तो इनमें ज्योतिष देवों में चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, यानी पद में भी चंद्रमा बड़ा है और साइज में भी चंद्रमा बड़ा है और हाइट में भी चंद्रमा ऊंचाई पर है। और अभी तक आज तक जो हमने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा है उन सब में चंद्रमा को नजदीक पढ़ा है और छोटा भी पढ़ा है। और उनके यहाँ पदवत तो पोस्ट तो है ही नहीं, वो तो प्लेनेट है, तो पोस्ट वाली तो बात ही नहीं है। देखिए, ये ज्योतिष देव मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप में मेरू पर्वतों से 1121 योजन दूर रहकर उसके चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। ये सामान्य कथन किया है। सारे के सारे ज्योतिष देव 1121 योजन दूरी से घूमते नहीं हैं। जो सबसे पहला कोई निकट वाला होगा वो कम से कम कितनी दूर, जो अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत से कितनी दूरी से स्टार्ट कर रहा है, पहला जो तारा है वो किस जगह पर है कि सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर फिर पहला घूम रहा है। उसके बाद में इनके पूरे नियम हैं, कितने कितने गैप से तारे हैं, मिनिमम गैप कितना है, मैक्सिमम गैप कितना है, सूर्य कहाँ पर है, नक्षत्र कितनी दूरी पर है, वो सारे पूरे ज्योतिषों के चक्र के पूरे नियम हैं। तो यहाँ पर जो भी ज्योतिष देव है, सामान्य रूप से ज्योतिष देव, कॉमन बात बता रहे हैं कि ज्योतिष देव मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में ही क्योंकि घूमते हैं, इसलिए मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में मेरू पर्वतों से 1121 योजन दूर रहकर उसके चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। रुक जाए तो फिर अपना सारा कार्यक्रम टाइम टेबल ही रुक जाए। बराबर निरंतर घूमते रहते हैं। अब ये देखिए कितने हैं, जम्बू द्वीप में 2, देखिए चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। तो ये जो सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये सब चंद्रमा का परिवार है। जैसे कि एक इंद्र का परिवार पीछे कहा था, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, ये सब इंद्र के परिवार, मतलब उसके उसमें है, इंद्र उनमें बड़ा है। बाकी उस एक इंद्र के त्रायस्त्रिंश होंगे, उसके पारिषद होंगे, उसके प्रजाजन होंगे, उसकी सेना होगी, ये सारी। तो यहाँ ये चंद्रमा इंद्र है और इस चंद्रमा के भी, ज्योतिष देवों के भी त्रायस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़ के बाकी 8 प्रकार के वो सारे हैं। तो इनमें ये जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये सब भी चंद्रमा का परिवार है। तो कितने चंद्रमा है जम्बू द्वीप में? जो जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, धातकी खंड द्वीप में 12, कालोदधी में 42 और पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा हैं। ये सारे ये नंबर्स आपको याद करने। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा, फिर लवण समुद्र में 4 चंद्रमा,
फिर धात की खंड में 12 यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डबल हो रहे हैं या कुछ, ऐसा कोई नियम नहीं है, बस वो संख्याएं याद ही करनी है अपने को। तो जम्बू द्वीप में 2 हैं, लवण समुद्र में 4 हैं, धात की खंड में 12 हैं, कालोदधी समुद्र में 42 है, और इसके बाद में पुष्करार्ध जो आधा पुष्कर द्वीप है उसमें 72 चंद्रमा है। तो टोटल मिला के 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा है। 2.5 द्वीप में टोटल 132 चंद्रमा हैं। और कैसे हैं? तो 2.5 द्वीप में क्या क्या है? जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 2, फिर उसके बाद में लवण समुद्र है, लवण समुद्र में 4, फिर धात की खंड में 12 है, फिर कालोदधी समुद्र में 42, और उसके बाद में पुष्करार्ध में 72। ऐसे करके 132 चंद्रमा ये 2.5 द्वीप में है। ये है चंद्रमा। तो एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या है, तो 132 में क्या क्या हो जाएगा? तो अभी एक चंद्रमा का परिवार बता रहे हैं। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, सूर्य तो होता है एक चंद्रमा है, उसके साथ में एक सूर्य। तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, तो सूर्य कितने होंगे जम्बू द्वीप में? 2 ही होंगे, क्योंकि एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य। अब जम्बू द्वीप में टोटल 2 चंद्रमा हैं, तो सूर्य भी 2। तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 88 मतलब 88 है ग्रह, 28 नक्षत्र, 28 नक्षत्र। नक्षत्रों के नाम आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और ऐसे ऐसे नाम आते हैं तीर्थंकरों के। आप पुराण पढ़ेंगे ना, तो उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनका मोक्ष गमन कौन से नक्षत्र में हुआ, तो ऐसे वो सारे नक्षत्रों के नाम आते हैं। और किसी के घर में अपनी जन्म पत्रियां रखी हों पुरानी, तो उसमें भी आप खोल के देखेंगे तो वहां लिखे होंगे। ये सब उसी के आधार पे बनाते हैं जन्म पत्री वगैरह, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्या है। ये होते हैं 28 नक्षत्र। और तारे कितने होते हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी, 66,000, 66,975, 66,975। और उसके आगे लिखना है करोड़, और करोड़ 2 बार करोड़, तो वो होता है कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं। 1 के आगे 7 जीरो लगाएंगे तो करोड़ होगा। तो ये कोड़ा कोड़ी मतलब 14 जीरो, तब जाके बनेगा कोड़ा कोड़ी। तो 66,975, 66,975 कोड़ा कोड़ी, करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़। इतने तारे एक चंद्रमा के परिवार में हैं। कल आप लोगों को लिख के लाना है जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, और कितने तारे हैं जम्बू द्वीप के। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य बताए हैं, तो उस हिसाब से आपको हिसाब लगाना है कि कितने तारे होंगे। आप किसी को भी कह सकते हो हमने तारे गिन लिए। अब हम ये नहीं हम इतना ज्ञान हमको हो गया है, हमको केवली भगवान ने तारे गिन के बताए हैं। अपने जम्बू द्वीप के तो अपन बता ही सकते हैं। अब भरत क्षेत्र में कितने तारे आ जाएंगे इनमें से? भरत क्षेत्र में कितने तारे हैं? बोलिए आशा आंटी, कुछ पूछ रहे हैं आप? तो इनके 5 भेद है ना, जैसे ज्योतिष के 5 भेद हैं। हाँ, ये 5 भेद हैं। अब इनमें भी एक एक के फिर वो 8 भेद वापस से, वो त्रयस्तिश और लोकपाल हटा के फिर उतने भेद वापस भी हैं। हाँ, वापस भेद है, लेकिन वो इंद्र तो उसमें चंद्रमा ही है। नहीं, लेकिन जैसे अब जैसे इसमें सामान्य क्या होंगे? इनके और जो देव होते हैं ना, जैसे ये तो मेन बता दिए, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे। अब तारों में ये बात है कि अलग से इंद्र नहीं होगा। हाँ। लेकिन जो जैसे चंद्रमा, तो जो इंद्र है ना, जो देव है, जो हाँ। चंद्रमा का इंद्र देव है, वो तो अपने एक विमान में रहता है, फिर हाँ। उसकी अधीनता, उसका ऑर्डर चलता है सब जगह। लेकिन जो तारों के विमान होंगे, तो उन विमानों में भी कोई ना कोई, जैसे ऐसा होता है ना, एक तो प्रिंसिपल है, फिर जो छोटे समझ लीजिए प्राइमरी के लिए हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर बना देते हैं, थोड़ा लोअर लेवल पे भी किसी ना किसी को अपॉइंट करते हैं।
तो ऐसे ही तारों में भी कोई ना कोई एक हेड होगा, फिर उनके वो सामानिक वगैरह, उनके परिवार, वो सब उनमें होंगे। तो फिर तो बहुत ही सारे हो गए, वो तो बहुत बहुत सारे सारे, होंगे। कल बताया था ना सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की है। अभी ये कितने हो जाएंगे, चंद्रमा ही कितने हो जाएंगे, वो अपन मतलब पूरे मध्यलोक में फैले हैं पूरे एक राजू में, तो चंद्रमा ही असंख्यात हैं। तो फिर इनके परिवार में इतने आप सारे देखेंगे तारे ये और ये सब। सूर्य में भी जैसे सामानिक ट्रांसटिश सब हो जाएंगे ये, हाँ चंद्रमा में भी ऐसे हो जाएंगे सामानिक हाँ ट्रांसटिश वगैरह सब, फिर हाँ ग्रह में भी, फिर नक्षत्र में भी, और फिर इसमें तारों में भी, हाँ सब में ये इतने इतने वापस होंगे, 8-8 प्रकार के, हाँ हाँ है ना? हाँ। 8-8 प्रकार के। 8 में से इंद्र छोड़ देना, इंद्र हाँ छोड़ देना, हाँ, इंद्र 7 तो प्रकार। एक ही है चंद्रमा। हाँ, बाकी फिर फिर और सामान्य जो जिसमें पॉसिबल है वो यथायोग्य उनमें हो जाएंगे। बहुत सारे हो गए। हाँ, तो ये तो इतने इसमें बताए हैं। बाकी भवनवासियों में, व्यंतरों में भी तो उनमें 8 प्रकार हैं, 10 प्रकार हैं, फिर सब में इतने इतने बहुत हैं। फिर भी सबसे ज्यादा संख्या देवों में ज्योतिष देवों की सबसे ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या में ज्योतिष देव होते हैं। तो ये एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। अब यहाँ पे जो सूत्र आया था तत्कृतः काल विभाग है, उसकी बात यहाँ थोड़ी सी कर रहे हैं। काल 2 प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। घड़ी, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि को व्यवहार काल कहते हैं। इस व्यवहार काल का व्यवहार इन चंद्रमा सूर्य की गति से होता है। दिन और रात सूर्य की गति से तथा पक्ष और मास चंद्रमा की गति से सुनिश्चित होते हैं। ये दिन रात कैसे होते हैं कि सूर्य के गमन के आधार पर ही दिन रात बनते हैं। जैसे सूर्य का गमन जिस हिसाब से होता है, फिर सूर्य का उदय होता है तो हम दिन बोलते हैं, सूर्य का अस्त होता है तो हम रात बोलते हैं। और जो पक्ष मतलब एक फोरनाइट, 15 दिन का एक पक्ष होता है, और महीना, ये चंद्रमा के गमन के आधार पर। ऋतुओं का परिवर्तन ये सूर्य के गमन के आधार पर। ये जो अपने मौसम वगैरह हैं ये सब सूर्य के गमन के आधार पर। सर्दी गर्मी जो पड़ती है, थोड़ा सा अपन मोटा मोटा देखेंगे कि सर्दी क्यों पड़ रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है, कि सूर्य जब अपने निकट होता है तो गर्मी पड़ती है, सूर्य जब अपने से दूर चला जाता है तो सर्दी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा सा अपन इसमें देखेंगे। इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्रमा के गमन के आधार पे काल का विभाग, काल का मतलब यहाँ पर लेना है व्यवहार काल। निश्चय काल तो जो काल द्रव्य है वो काल है ही, और व्यवहार काल में भी उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं, लेकिन जो डेली के जो दिन घड़ी घंटा ये जो टाइम बनता है। देखो पुराने जमाने में तो सूर्य घड़ी होती थी, ये ऐसी अपनी घड़ियां नहीं होती थी, सूर्य के गमन के आधार पर वो कुछ मिट्टी में इस तरह से घड़ी बना के उससे ही टाइम कैलकुलेट करते थे। बहुत पुराने जमाने में जाएं तो आप लोगों ने सुना होगा, सूर्य की से ही के आधार पे टाइम कैलकुलेट करते थे, सूर्य कितना कितना चला है उसके आधार पे। तो इनके आधार पर ये काल का व्यवहार, काल का विभाजन होता है। बोलिए ज्योति जी। नहीं दीदी, वो शायद गलती से प्रेस हो गया, सॉरी। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ बोलिए सुधा जी। आपने बताया ना ये सूर्य चंद्र नींबू के आकार के होते हैं, हाफ नींबू के आकार के। हाँ, तो ये है कि हमको पूरे राउंड क्यों नजर आते हैं? राउंड नहीं नजर आते अपने को, वो ऐसा दिखता है ना, यूं गोला सा दिखता है नीचे से वो। हाँ। एक्चुअल में उनका साइज बहुत है, अभी अपन साइज भी लिखेंगे तो वो साइज जैसे जितना बड़ा होगा ना तो उसका वो जो राउंड है फिर ऐसे गोला जैसा दिखेगा। छोटी चीज, नींबू तो छोटा सा है ना, इसलिए अपने को ज्यादा उसमें वो कर्व दिख रहा है। बड़ी चीज हो जाती है ना तो उसमें वो कर्व उतना नहीं दिखता, फिर वो ऐसा ही गोल सा दिखने लग जाता है, इसलिए वो अपने को ऐसे दिखते हैं। बहुत ऊंचाई है, कितनी दूर है, 800 योजन दूर है, 800 योजन दूर पे अपन उसको देखते हैं तो, और अपनी आंखें तो इतना दूर का अच्छे से पकड़ भी नहीं पाती हैं, वो अपने को इस तरह का दिखता है। एक्चुअल में उनके आकार इस तरह के होते हैं। सूर्य है यानी कल बताऊंगी मैं आपको, कल लिखाऊंगी, और कि 48/61 योजन का सूर्य है, सूर्य का विमान। सूर्य मतलब सूर्य का विमान 48/61 योजन का मतलब क्या हुआ कि एक योजन में से कुछ कम, एक योजन को पूरा माने 61, एक योजन मतलब 61,
तो उस 61 हिस्सों में से 48 हिस्से अगर अपन ले लें, काफी बड़ा, और चंद्रमा है 56/61 योजन का, यानी 61 में से 56 हिस्से ले लिए, तो वो उतना बड़ा उनका एरिया है। तो काफी बड़े हैं साइज में सूर्य और चंद्रमा। अब इतनी इतनी ऊंचाई से अपन देखते हैं तो अपने को ऐसा गोल गोल सा दिखता है वो। और जब जब कृष्ण पक्ष आता है तो गायब हो जाता है, चंद्रमा नहीं नजर आता है। उसका कारण अपन देखेंगे, उसका कारण है, उसका कारण अपन देखेंगे, कल करेंगे उसकी बात। ठीक, बोलिए रश्मि। मैं ये पूछ रही थी, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो पूनम के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, वो बात बाकी अपन में करेंगे आधा आगे, दिखता है। आगे करेंगे वो तो। और अभी दूसरी बात आपने ये बताया ना कल लिख के लाना, तो ये तारों का ये 75 कोड़ा कोड़ी को कैसे हम करेंगे कोड़ा कोड़ी को तो एक तरफ छोड़ दो, कोड़ा कोड़ी तो यूं क्यों लगाना है, बाकी 66,975 है उसको करना है। कोड़ा कोड़ी तो रहेगा ही उसके साथ में, वो तो जीरो है। कोड़ा कोड़ी मतलब उतनी जीरो है, तो जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो को तो ऐसे कैसे लगा लेंगे, इधर जो संख्याएं हैं उनको गुणा करना है बस अपने को आपस में। अच्छा ठीक है, ठीक है। बोलिए वर्षा भाभी। वो मैं ये पूछती थी, ये मूव कैसे करते होंगे 2 सूर्य? हमको तो एक ही दिखता है ना, सुबह जाता है शाम को, मतलब अब आप है ना, आज जो सूर्य आया ना उस पे कुछ टैग लगा के छोड़ना फिर आपको पता लगेगा ये कल आ रहा है कि नहीं। जो सूर्य आज आया है वो परसों दिखेगा अपने को वापस। 2 सूर्य हैं, 2 दिन में जम्बूद्वीप का पूरा राउंड लगाते हैं दोनों सूर्य मतलब मिलके। एक दिन में आधा ही राउंड लगा पाता है एक सूर्य। अपन करेंगे कल चर्चा और आगे, जितनी कल आगे बढ़ पाएगी। बोलिए ज्योति जी। नहीं दीदी, मैं बोल रही थी, एक तो जैसे हम 3D शेप देखते हैं ना, ऐसे बड़ा बॉल भी देखेंगे तो वो हमें सर्कुलर ही नजर आएगा, उसको वो डेप्थ थोड़ी दिखती है ना। ये बता रहे हैं वो गोल नजर आते हैं, वो ऐसा देखते हैं ना अपन तो गोला सा ही दिखता है। हाँ। और आप वो पूछ रहे थे जम्बूद्वीप में कितने तारे होंगे, उसका आंसर अभी नहीं, कल कल। अच्छा ठीक। बोलिए आशा आंटी। अनम्यूट नहीं हुआ आंटी, अनम्यूट नहीं हुआ, फिर से करिए। ये जो विदेश क्षेत्र में संख्यात काल की जो उम्र बताई, संख्यात वर्ष की, तो फिर इसमें क्या अकाल मरण है क्या विदेश क्षेत्र में? हाँ, विदेश क्षेत्र तो कर्म भूमि है ना, वहाँ अकाल मरण पॉसिबल है। हाँ। अच्छा, हाँ, ये मेरे को बड़ी शंका थी कि वो, हाँ, मेरे को ये था कि विदेश क्षेत्र में अकाल मरण नहीं होता। नहीं, कर्म भूमि में पॉसिबल है। नहीं, विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि में भी अकाल मरण। विदेश क्षेत्र भी कर्म भूमि है ना, तो वहाँ पॉसिबल है। हाँ, लेकिन वो जैसे वहाँ चौथा काल है, लेकिन फिर भी वहाँ अकाल मरण है। हाँ हाँ, बोलिए शशि जी। मुझे एक बात कंफ्यूजन हो रहा था कि जैसे आपने बताया कि अवसर्पणी उत्सर्पणी ये सूर्य चंद्रमा की गति से नहीं होते, तो अपन ऐसे कैसे कह सकते 31,000 साल तो अपना ये वो प्लस करेंगे तब तो उसी से होगा, लेकिन मोटा जो भेद है ना, मतलब मोटे भेद के लिए मैंने कहा। अब क्योंकि उत्सर्पणी अवसर्पणी भी कैसे बनेगा, दिनों को मिलाकर साल बनेगा, फिर साल को मिला के आगे समझ लो 10 साल दशक बनेगा, फिर शतक बनेगा, तो वो बनेगा तो उसी से होगा उत्सर्पणी अवसर्पणी भी। लेकिन अपन ऐसा मोटा डिवीजन जो कहते हैं ना, वो उसके लिए मैंने बोला। ये जो इसी से बढ़ बढ़ के उत्सर्पणी अवसर्पणी बनेगा, बिल्कुल। ये सब व्यवहार काल के भेद हैं, वो समय, फिर निमेष, घड़ी, घंटा और वर्ष, ऋतु, अयन, ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते फिर उत्सर्पणी अवसर्पणी पे पहुंचते हैं। तो ये सारे व्यवहार काल के भेद हैं, और व्यवहार काल का जो विभाजन है ये सब सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर ही होता है। बोलिए पारुल। भाभी, जैसे एक विमान में 5 मतलब पूरे तरह के वो रहते हैं देव, पूरी उनकी सिटी है वैमानिक और ये सब, चंद्रमा में भी रहते हैं, सूर्य में भी वैसे ही रहते हैं। तो जैसे भवनत्रे होते हैं तो उनके भवनों में भी पूरे पूरे तरह के देव रहते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो भी पूरा शहर ही होता है एक तरह से। हाँ, देखो जो भवन बताए ना, ये भवन बहुत बड़े बड़े होते हैं। कल मैंने एक आपको आइडिया दिया था, भवन के अंदर पर्वत है, पर्वत पे अकृत्रिम जिनालय है, और वो इतना बड़ा वृक्ष है, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ये भवन भी।
और सब इसके अंदर ही, जैसे अपना मकान हो, कोई बहुत बड़ा आदमी रईस आदमी हो तो वो खुद भी रहता है, उसके नौकर चाकर भी वहीं रहते हैं, उसके परिवारजन भी वहीं रहते हैं, सब रहते हैं उस हिसाब से, सबके अपने अपने होते हैं। वैसे ही वहां पे वो इंद्र भी रहता है और वो सब आपस में वहां रहते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो भी रहने के स्थान है, कमरे कहो कि छोटे छोटे महल कहो, जो भी उस हिसाब से वो सब वहां होते हैं उनके। बोलिए अंकल। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा है और एक चंद्रमा के परिवार में 2 सूर्य हैं, एक सूर्य है। हाँ। तो ये जम्बू द्वीप में ये जितने भी आपने लिखा है वो सब डबल डबल हो जाएंगे। हाँ। और एक योजन यहाँ 6000 किलोमीटर वाला है। हाँ वही बड़ा वाला है बड़ा और मैं देख लूंगी, वैसे वो एक केंद्रीय पृथ्वी का एक है, मैं और आपको कल कंफर्म बता दूंगी बड़ा है या छोटा है, हो सकता है छोटा भी हो इसमें। नहीं, छोटा होने से तो ये होगा नहीं, 5,28,000 किलोमीटर ही है ना, ये 52,80,000 नहीं, जो दूरी है ना, दूरी तो बड़े योजन से ही है, विमान का साइज के लिए बोल रही हूँ मैं, जो दूरी है ना, दूरी तो बड़े योजन से ही है, जो नीचे से डिस्टेंस है 790 योजन से लेके 900 योजन वाली, वो तो बड़े योजन से ही है, लेकिन जो विमानों का साइज है वो साइज छोटा योजन भी हो सकता है, वो मैं और कल कंफर्म देख लूंगी, क्योंकि वो शरीर हो गया ना एक केंद्रीय जीव का, जीवों के शरीर वो छोटे वाले योजन से नापते हैं, क्योंकि इसलिए। और आप लोग जिनको इच्छा हो अकेले जम्बू द्वीप नहीं, आगे अपन ने लिख लिए लवण समुद्र में कितने हैं, तो लवण समुद्र के भी निकाल सकते हैं, धातकी खंड के भी निकाल सकते हैं, पूरे ढाई द्वीप के भी निकाल सकते हैं, जो करना चाहें कैलकुलेशन कर सकते हैं, खाली उपयोग लगाने की बात है, ऐसे कुछ खास वो नहीं है, लेकिन अगर अपन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? पूरा करें अपन फिर। चलिए, ये जितनी भी बातें अपन ने पढ़ लिया आज, तो याद भी करने ही सारे, अपने को जितना किताब में लिखा है उतना तो करना ही है, और कुछ बातें अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और अभी भी जो कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठते हैं तो बिना कॉपी पेंसिल के आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए कॉपी पेंसिल वैसे तो लेके बैठते ही हैं सब लोग करीब करीब, फिर भी लिखनी पड़ेगी कुछ बातें अपने को, तभी याद रह पाएंगी। तो कल से अपन थोड़ा सा किस तरह से सूर्य की गलियां होती हैं, सूर्य किस तरह से गमन करता है और कहाँ चंद्रमा है, सर्दी गर्मी कैसे पड़ती है, वो कल अपन देखेंगे। कल लेकिन हो सकता है कल क्लास नहीं हो पाए, मैं मैसेज डाल दूंगी, आप लोग मैसेज देख लीजिएगा जरूर से। थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, तो जहाँ तक है मैं शायद नहीं भी आ पाऊँ, तो आप लोग मैसेज देख लीजिएगा जरूर। बोलिए शशि जी। शशि जी आप कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। इसकी भी YouTube पे वीडियो मिल सकती है क्या, जैसे वो जम्बू द्वीप वगैरह की अच्छी थी वो वीडियो? सर्च करना पड़ेगा, आप लोग डाल के देखिएगा, कोई सर्च कर ले, किसी को मिल जाए तो मुझे सेंड कर देना आप लोग, तो फिर मैं डाल दूंगी। नहीं मतलब आपकी नॉलेज में कुछ है क्या? मुझे ख्याल में नहीं है। नहीं है, अच्छा ऐसा ठीक। तो सर्च करने से पता लग जाएगा, सर्च करेंगे तो मिल सकती है, क्योंकि उसके हिमालय की जो काउंटिंग है उसका तो वीडियो मिला था मुझे। किसका? अकृत्रिम जिनालय है ना, उनका तो मिल जाता है। आपको दीदी आपको भेज दूंगी, तो आप भोग भूमि वगैरह इनके तो मिल जाते हैं, ये इसका चंद्रमा वगैरह का नहीं देखा, लवण समुद्र का और ये सब तो मिल जाते हैं। किसी के नॉलेज में हो तो आप लोग मुझे सेंड कर देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ज्योति जी वो शाम को आता था टोटल में उनका, वो अभी नहीं आ रहा क्या? तत्वार सूत्र पे दे रहे थे ना, वो बहुत अच्छा दे रहे थे। शाम को कौन सा नाम बताइए, किनका आता था? वो ये तत्वार सूत्र समझा रहे थे ना, 3रे अध्याय का। विक्रांत जी, तो कौन से चैनल पे आप कह रहे हैं? ये YouTube पे आ रहा था। YouTube पे चैनल कौन सा था? ये जो आपने भेजा ना, Zoom पे आपने भेजा था ना। अच्छा, तो लिंक भेजा ना आपने, जैनिज्म थिंकर वाला। हाँ,
वो अभी नहीं आ रहा 2 दिन से। हो सकता है बंद हो गया हो 2 दिन, अभी मेरे को ख्याल नहीं है, मैं नहीं अटेंड करती हूँ। बहुत बढ़िया, उन्होंने तीसरे अध्याय का बता रहे थे, पूरा नक्शे सहित बहुत अच्छा बता रहे थे, समझा रहे थे। हाँ, तो मैं पता करके आपको बता दूंगी, नहीं आ रहा है या आ रहा है, जैसे भी। ठीक है। चलिए, और किसी का हैंड रेज था? जिनवाणी सरस्वती बोले। हाँ, स्नेह जी आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। ये जो इंदौर वाला आप बता रही है ना, हाँ, इसका मेरे पास वो नहीं है, मेल नहीं है इसका। मैं बता देती हूँ आपको बाद में। हाँ, हालांकि नंबर मैंने लिया है उनसे अभी, ठीक है। इनसे सुधा जी से। हाँ, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर्तन विदा